आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हम इस क्लास में मंत्रिपरिषद से संबंधित एसएससी में पूछे हुए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने से पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम हल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद का नेता तथा संसद का नेता होता है। भारत में कौन मंत्रिपरिषद का नेता तथा संसद का नेता होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता व संसद का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री किन निकायों के वास्तव में मुखिया होते हैं? तो नीति आयोग तथा राष्ट्रीय एकता परिषद एवं भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत राज्यों का संघ है। संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो संघ की जो कार्यकारी जो शक्ति है वो किसमें निहित मानी गई है? तो यह जो है प्रधानमंत्री जी में निहित मानी गई है। किसमें? कि भारत राज्यों का संघ है और संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री जी में निहित मानी गई है। आगे देखते हैं कि कौन सरकार का प्रमुख है? कौन सरकार का प्रमुख है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो सरकार के प्रमुख माने जाते हैं। कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो वह प्रधानमंत्री हैं। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत में जो केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को जी के द्वारा गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है। आगे देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा सरकार अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकती है। तो यह जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? जो नरेंद्र मोदी जी थे यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। किसी राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो हमने ऊपर देखा था कि राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्यों की आयु थी। अब इसमें देखते हैं कि किसी राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो
30 वर्ष मानी गई है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष मानी गई है। राज्यपाल की उम्र भी 35 वर्ष मानी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष मानी गई है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी गई है। और इन आयु से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, कितनी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष मानी गई है। आगे देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र जो है कोई सीमा नहीं है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वो जितनी बार चुनाव जीतेंगे मतलब उतनी ही बार वो नियुक्त हो सकते हैं। उनके नियुक्त होने की कोई आयु सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतर कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। कोई भी भारतीय जो है प्रधानमंत्री के पद पर कितनी भी बार सेवारत हो सकता है, उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मनोहर पार्रिकर भारत के हैं क्या? तो वे भारत के जो हैं देश के रक्षा मंत्री थे। कौन थे? वो देश के रक्षा मंत्री माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसकी परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो वह प्रधानमंत्री जी की परामर्श से सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में जो समस्त ताकत होती है वह केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की किसी न किसी परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी क्लास के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। कि मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु मानी गई है वो 25 वर्ष मानी गई है।
और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष मानी गई है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना या न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी न किसी सदन में उसका सदस्य बनना बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं है तो 6 महीने के अंतर वो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। आप लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु मानी गई है वो 30 वर्ष मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष माना जाता है वह प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। किसको? प्रधानमंत्री जी को योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। और इनसे संबंधित इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि योजना आयोग का संवैधानिक तर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 में एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की गठन किया था। इस आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय सरकार में। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां जो निहित मानी जाती हैं वो केंद्र सरकार में निहित मानी जाती हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष। तो संसदीय सरकार में वह बराबर वालों में पहला जो माना जाता है वह प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोरेले, हरकोर्ट, लॉस्की या लोवेल? तो किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो वो मोरेले ने कहा है। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार जो है म्यूमर की देन माना गया है।
अगला प्रश्न है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो यह जो कहा है राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील जो कहा है वो म्यूर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोक सेवा का जो विश्वास प्राप्त होता है वह मंत्री पद पर रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? लोकसभा के कार्यकालों के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकालों के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल कितना माना जाता है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादी, कावेरी विवाद। तो सरकारी आयोग का जो गठन है वो किस रिपोर्ट को देने के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का जो गठन है वो केंद्र राज्य संबंध को रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या चंद्रशेखर? तो वह प्रधानमंत्री जो था वो बीपी सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा, मनोनयन के द्वारा या चयन के द्वारा? तो जो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके तहत? 75(1) के तहत जो है वो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। वह राष्ट्रपति के विवेक ही धीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर उसे सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 348। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से माना जाता है? तो अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू या गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो माने जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है और उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस पद पर 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1950 तक रहे। भारतीय संविधान उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई थी। 1950 तक रहे। धातव्य हो कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पद और सदस्यता जो निर्धारित करता है वो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित की जाती है। भारत राज्य के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को या भारत की राज्य की संचित निधि को। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन प्रभावित की जाती है वह भारत की संचित निधि को की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय मंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्य केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य या संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल हैं। तो यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष माना जाता है वह प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस मंत्रिपरिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई थी। इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर 8 बजे, सुबह 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोपहर को हिंदी व्याकरण, 12 बजे हिंदी व्याकरण, शाम को 7 बजे हिंदी साहित्य से संबंधित हम क्लास लेके आते हैं। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।